पीएम मोदी इन अमेरिका, यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर वो अपने दौरे के लिए निकलने वाले हैं और वहां पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में बाइडेन की सत्ता संभालने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिका के प्रमुख सीईओ से भी मिलेंगे। वहीं अमेरिका में आपको बता दें कि क्वाड देशों की बैठक में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में भारत, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, जहां पर पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। क्वाड बैठक में अफगानिस्तान में तालिबानी राज और दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर बैठक होने की संभावना है। वहीं पीएम अगले दिन यानी 24 सितंबर को रात वाशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इन सभी मामलों में दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यात्रा भी प्रधानमंत्री मोदी की वाशिंगटन यात्रा के साथ मेल खा रही है और दोनों के मिलने की भी संभावना है। 24 सितंबर को शाम को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे, जहां अगले दिन वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। वहीं पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ ये पहली इन पर्सन मीटिंग होगी। भारत के साथ हमारी वैश्विक साझेदारी के दृष्टिकोण से स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक संबंध को बनाए रखने के लिए एक साथ काम ये वास्तव में ताकत से ताकत की ओर जाने वाला अवसर होगा। बाइडेन प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पीएम मोदी और जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद के खतरे और अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में बात करने का अवसर मिलेगा कि आतंकवाद जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 24 सितंबर को होने वाली पहली द्विपक्षीय बैठक से दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूती मिलेगी और क्वाड समूह की नई गति देने की मदद मिलेगी। तो इसी पर हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन जी हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं। वहीं सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। सबसे पहले ललन जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो दोहरी नीति हमने अफगानिस्तान के मुद्दे पर देखी है, दोहरा रवैया अमेरिका का देखा, हम तमाम बार उसके बारे में बातचीत करते नजर आते हैं। दोहरा रवैया अमेरिका का, और अब वहां से बयान सामने आया है, खुद ही जो बाइडेन का यह कहना है कि आतंकवाद के खात्मे में इससे सहायता मिलेगी। ये जो अब एक नई कह सकते हैं कि राजनीति जो बाइडेन करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मुस्कान जी, हर दिन जो है दुनिया के पावरफुल देश जिसको सुपर बोलते हैं, उनके बातों में और उनके बयानों में परिवर्तन होता रहता है। उसका खास कारण ये है कि वो मौके की तलाश में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए इस तरह से बयानों को और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और देशों से अपनी कूटनीति और राजनीतिक और सामरिक इनकी व्यवस्था को बदलते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मैं कोई शक नहीं समझता कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, उसमें कई मुद्दे जिसमें अफगानिस्तान, आतंक और दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए इन सभी बातों के ऊपर और कोविड के बेहतर स्थिति को संभालने के लिए इन सभी के ऊपर क्वाड देश, जिसमें 4 देशों का मेल मिलाप है, और ये वर्चुअल मीटिंग 1 मार्च में हुई थी, लेकिन उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे उनको और आगे बढ़ाकर बेहतर स्थिति पैदा करने के लिए हमारे मोदी साहब संकल्पित है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भावी रणनीति है उसमें 3 एजेंडे हैं जो बाइडेन साहब को करना पड़ेगा। नंबर 1, जो 34 देशों को कोविड के लिए वो अपनी सहायता पहुंचाने की कोशिश में है, उसको और बेहतर ढंग से तालमेल के साथ उसको किया जाए। नंबर 2,
जो हमारे 4 देश हैं क्वाड के अंदर, उनकी और सामरिक ताकत और उनके आधारभूत संरचना जो है उसको और डेवलप की जाए। और अगर हो सके तो हमारे साथ उन देशों को जो हमारे नीति और हमारे हालात के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं, उनकी भी गठबंधन की जाए। और इसका मेन मकसद ये है, हिंद प्रशांत महासागर के अंदर जो चीन है वो अपना दबदबा अनावश्यक बनाना चाहता है, उसके ऊपर बेहतर ढंग से नाकेबंदी की जाए और उसके ऊपर इतनी दबाव बनाई जाए कि वो साउथ सी हो या दुनिया के किसी समुद्री इलाके में हो, वो अपने आप को खलीफा ना समझे। तो मैं मान के चलता हूँ, हमारे मोदी साहब जब वो बाइडेन साहब से मिलेंगे, शागुल साहब से मिलेंगे और उसके बाद यूएन के अंदर अपना संदेश देंगे, तो आतंकवाद और पाकिस्तान और भी जो देश, चाहे वो तुर्की हो या और कोई देश जो अफगानिस्तान के अंदर माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर बेहतर ढंग से अपना दबाव और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का ख्याल रखेंगे, जो नजर आ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का ये जो न्यूयॉर्क जाना है, वो एक बेहतर संदेश के साथ दुनिया को प्रदान होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगी दिलीप जी। जिस तरीके से लगातार अभी अमेरिका की रणनीति तो हमने देखी ही है आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरीके से रही, और इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं? क्या अमेरिका की नीति भारत के खिलाफ अब बदलने जा रही है? नहीं मुस्कान, ऐसा एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। और पहली बात तो भारत आज की डेट में वो भारत नहीं है जिसको अमेरिका हिमाकत की नज़र से देखता था या हीन भावना से देखता था। भारत आज एक सशक्त भारत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में ये और सशक्त बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं जो इस समय में बहुत कमजोर हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी ने इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत अच्छा किया है और भारत को एक ताकत के रूप में उन्होंने स्थापित किया है इंटरनेशनल फोरम। तो अमेरिका भारत के खिलाफ अपनी रणनीति इस तरीके से नहीं बदल सकता है, लेकिन हाँ, इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका हमेशा डुअल नीति चलता है। देखिए, अमेरिका आज की डेट में अगर सबसे ताकतवर कंट्री माना जाता है तो इसलिए माना जाता है कि उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इकोनॉमी तभी स्ट्रांग होती है जब सरकार के खजाने में पैसा होता है। पैसा कहाँ से आता है? पैसा दो ही तरीके से आता है, जब आपके यहाँ ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा हो और जब आपके यहाँ टैक्सेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। ट्रेड करने के लिए अमेरिका के पास हथियारों की सप्लाई एक बहुत अच्छा सोर्स है और वो हथियारों की सप्लाई तभी होती रहेगी जब युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। तो अमेरिका कूटनीतिक रूप से इस तरीके से चाल चलता है कि युद्ध की स्थिति बनी रहे लेकिन युद्ध ना होने पाए। युद्ध की स्थिति बनी रहेगी तो उसके हथियार बिकते रहेंगे, उसके खजाने में पैसा आता रहेगा और वो हर तरफ अपने आप को दिखाता रहता है कि हम इनसे भी मीडिएट कर देंगे, हम उनसे भी मीडिएट कर देंगे। एक तरीके से हर चीज में टांग अड़ाने की उसकी आदत है और उसका कारण यह है कि वो हर जगह अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं सर्वे सर्वा हूं और इसी कूटनीति की वजह से आज वो विश्व में अपनी पहचान बना के बैठा है। लेकिन भारत के प्रति इस तरीके से अगर वो पॉलिसी चेंज करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के लिए इतना आसान है ये। ठीक है, पाठक साहब आपके पास आना चाहूंगी। अभी जिस तरीके से अमेरिका के दोहरा रवैया, जिस तरीके से दोनों ही हमारे मेहमानों ने कहा, पैनलिस्ट ने, और ये हमने देखा भी है, और दोहरे रवैये की बात करें तो भारत अमेरिका की नीतियों के खिलाफ हमेशा से सवाल उठाता रहा है। लेकिन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं स्कॉट मॉरिसन, माफ कीजिएगा, स्कॉट मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उनके बीच में कहीं ना कहीं अब मित्रता बढ़ती जा रही है। अगस्त को लेकर जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, उसके बाद फ्रांस भी बीच में आया और उसने भारत से भी वार्ता का दौर शुरू किया एक तरीके से। इस चीज को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अभी 25 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री यूएन की अध्यक्षता को संबोधित करेंगे, यूएन को संबोधित करेंगे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसमें कोविड के बाद उससे उबरने की स्थिति, साथ ही साथ जो यूएन जो है वो टूथलेस टाइगर बन चुका है, तो यूएन का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और अभी हमने देख लिया कि अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन ने एक देश पे कब्जा कर लिया, लेकिन यूएन ने उस पे कोई रोल नहीं दिया। जितने भी वर्ल्ड की महाशक्तियां हैं अपने पल्ले झाड़ लिए। तो अगर विश्व आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अगर सशक्त है तो कहां गई उसकी नीति?
तो जो ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है, भारत की व्यवस्था, फ्रांस के साथ बातचीत, तो अब वो भारत नहीं रहा। दुनिया पे, विश्व पटल पे भारत का एक अलग ही पहचान बन चुका है। और ये पहचान बनाने के लिए मैं कहता हूं, हमारे पुराने जो भी शासक थे उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन जितनी कोशिश और जितनी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उतनी व्यवस्था अगर हमारे पुराने शासक ने किया होता तो भारत आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का में एक अहम हिस्सा होता, उसका एक पार्ट होता। लेकिन चाइना को देखिए, वो हमें अभी आने से रोकेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आने नहीं देगा। तो अभी का जो दौर है प्रधानमंत्री जी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन मुद्दों को उठाया। इससे पहले उन्होंने जो यूएन की को संबोधित किया था पिछले महीने, तो मेरी टाइम सिक्योरिटी, जिसका हमारे डिफेंस एक्सपर्ट साहब ने कहा था कि चाइना जो साउथ चाइना सी में इतना अपना वो दादागिरी कर रहा है, उसकी बात को उठा के उन्होंने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो और अभी दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है कोविड की, और साथ ही साथ आतंकवाद का, तालिबान का। तो इस मुद्दों पे चाहे फ्रांस से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, सभी देशों से मिलकर भारत एक अलग ही वो व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है पाठक जी, ललन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। उस संबोधन में कट्टरता पर सबसे बड़ा सवाल, वहां पर खुद जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के मौजूद थे, उनके सामने कट्टरता पर किस तरीके से सवाल उठाए वो सबने देखा। क्या कुछ इस मीटिंग में और ज्यादा खास रहा और क्या निष्कर्ष इसका निकला? देखिए, अगर मुस्कान जी आप देखें, ब्रिक्स, उसके बाद एससीओ, और आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क के अंदर बाइडेन साहब से मिलकर क्वाड देशों का एक निर्णय, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में उनका संदेश जो होगा, उसका मेन मुद्दा यही होगा कि दुनिया से, विश्व पटल से आतंकवाद को मुक्त किया जाए। और जब तक इस आतंकवाद को मुक्त नहीं किया जाएगा, दुनिया में एक शांति और सुरक्षा का माहौल नहीं बन सकता। और मैं उनके बातों को, पत्रकार साहब का, मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत एक ऐसी ताकत बन चुकी है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है, लेकिन उसकी एक महत्व है और उस महत्व को दुनिया समझ रही है। आपने देखा रूस और अब अमेरिका, और अब तो आपके सामने पाकिस्तान, वो अपनी पूरी पलटी मार रहा है। वो समावेशी सरकार के नाम पर तालिबान से कुछ ज्यादा दबाव बनाकर दुनिया में अपनी स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान अभी वो एक असमंजस में नहीं, वो फेरे में पड़ चुका है। उधर टीटीपी, इधर आईएसआईएस और अलकायदा। और आपको पता है 2 दिन पहले तालिबान के 36 लड़ाकों को आईएस ने मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ से पाकिस्तान गिरता नजर आ रहा है। मैं ये भी मानता हूं कि 113 पन्ने का जो उन्हें एक लेटर बनाया है, वो यूनाइटेड नेशन को भी अपने संदेश में पाकिस्तान का उन्होंने बोलना है। लेकिन भारत अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। आपने ठीक प्रश्न पूछा। एससीओ के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए आतंकवाद के ऊपर चोट पहुंचाया, तो पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत किसी भी हालत में किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की जो ताकत है, चाहे वो सामरिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या हमारी आबादी और क्षेत्रफल का हो। ठीक है ललन जी, समय की कमी है, इसलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। मैं दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी। रूस की फिलहाल स्थिति पर अगर बात करें तो रूस में जिस तरीके से सीएसटीओ पैक्ट है, उसमें अर्मीनिया के साथ जब युद्ध हुआ था तो अर्मीनिया की उसने किसी तरीके से सहायता नहीं की थी। पिछले कई महीने ऐसे हैं जब रूस की जो स्थिति है वो पूरे तरीके से पलटने वाली रही है। किस तरीके की स्थिति फिलहाल, और आप किस तरीके से इसे देखते हैं? दिलीप जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर्वेश्वर जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। रूस की जो फिलहाल स्थिति पलटने वाली रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, रसिया का अपना एक अलग ये चलता है, ये कम्युनिस्ट देश है और उसकी अपनी अलग व्यवस्था है, उनकी अलग स्ट्रेटेजी होती है। जहां पे अमेरिका की हार होती है वहां पे वो पहुंच जाता है और अपना वर्चस्व बनाता है। जैसे अभी देखिए, उसी अफगानिस्तान से रूस की करारी हार हुई थी, लेकिन अभी अमेरिका वहां पे बुरी तरीके से पराजित होकर निकला है, तो वापस रूस अपना स्टैंड लेने लगा तालिबान के मामले में। लेकिन उन्होंने भी आतंकवाद से समझौता नहीं किया है। जब तालिबान ने अपने वो शपथ ग्रहण में न्योता दिया था, तो रशियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कुछ मुद्दे दिए थे कि, और कहे थे कि इस चीजों को, इस पॉइंट्स को अगर आप मानोगे तभी मैं आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। तो ये कहना है कि वो अमेरिका से जो उनका कोल्ड वॉर चलता है उसके चलते वो ये जो दो विश्व पटल पे जो महाशक्ति है वो आमने सामने रहते हैं। लेकिन और रसिया का भी आतंकवाद से, क्योंकि वो खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी है, चेचन्या में उसको खुद आतंकवाद से मुकाबला करना पड़ रहा है। और रूस जो है भारत का एक बहुत ही अच्छा सहयोगी रहा है, और मेरे को लगता है कि भारत को रसिया पर से अपना विश्वास नहीं उठाना चाहिए। और अमेरिका ऐसा देश है कि उसको जहां पे वो अपना हित देखेगा वो वहां पे जाएगा। और लेकिन भारत अमेरिका का जो दोहरा रवैया और उसकी नीतियां हैं, उस पर हम विश्वास कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। समय की कमी है पाठक साहब, समय की कमी है, घड़ी इजाजत नहीं देती है, इसलिए आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की अमेरिका की स्थिति है, दोहरा रवैया अमेरिका का हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं और उसकी नीतियों के खिलाफ भारत भी लगातार सवाल उठाता रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद जिस तरीके से लगातार बढ़ता रहा, और हमारे साथ दिलीप जी जुड़े, उन्होंने तमाम बातें, ये जो बहुत ही अहम बात कही कि युद्ध नहीं चाहता है अमेरिका, लेकिन वो चाहता है कि युद्ध की स्थिति बनी रहे ताकि उसके हथियार बिकते रहें। लेकिन ऐसी स्थिति बनी रही तो देश किस तरीके से चलेगा, और पूरी दुनिया जिसका आगामी कह सकते हैं कि पूरा वर्चस्व जो है वो खुद अमेरिका करता है, वो किस तरीके से चीजों को संभालेगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।